हेलो एंड नमस्ते। और आज हम ये 4 in 1 न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसका इम्पोर्टेंस डेली लाइफ में भी और अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इतने सारे न्यूज़पेपर एक साथ पढ़ना किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। और जनरली न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत लंबे जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम न्यूज़पेपर से चाहते क्या हैं। हम इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें लगता है कि हमें पता होनी चाहिए, जिसके बारे में भी और पता होना चाहिए, वर्सेस ऐसी कौन सी पेजेस हैं या कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो इस 4 in 1 न्यूज़पेपर एनालिसिस का यही पर्पस है कि आपको ये 4 न्यूज़पेपर जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, इनका हम पूरा ढंग से एनालिसिस करेंगे। इसमें मैं आपको शुरू के कुछ वीडियोस में न्यूज़पेपर से कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जिससे जिससे आपको सहायता मिल सकती है, वो देखेंगे। और आई थिंक उसके बाद हम न्यूज़पेपर्स का इन डेप्थ एनालिसिस शुरू करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक काम किया है कि मैंने ये चारों न्यूज़पेपर्स को एक पीडीएफ फॉर्मेट में ले लिया है। इससे होगा क्या कि एक तो ये एक ही जगह सारे न्यूज़पेपर्स आ गए हैं, और दूसरा मैंने यहाँ पे आप ये देखोगे तो कुछ येलो हाइलाइटर यूज़ किया है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें इस पूरे पेपर में से, अगर आप देखोगे तो लगभग 90 पेजेस बनते हैं ये 4 न्यूज़पेपर्स मिला के। लेकिन अगर मैं काम की बातें बोलूँ तो मुश्किल से 10 या 12 पेज की हैं। तो दिस इज़ हाउ आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तो इंडियन एक्सप्रेस का जो ये पहला पेपर है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 असम राइफल्स पर्सनल किल्ड, 5 इंजर्ड एज कॉन्वॉय एम्बुश्ड ऑन हाईवे। इसमें आपको सीधे सीधे जो काम की बात है वो है ये असम राइफल्स वाली। असम राइफल्स क्या होते हैं? असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि हमारा इंडिया का म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे तैनात होती है। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को ये प्रोटेक्ट करती है, बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ना हो वहाँ पे, और किसी तरीके के कोई आर्म्ड इंसर्जेंसी या ऐसी कोई इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे आसाम राइफल्स काम करती है। आसाम राइफल्स को लेके बहुत से इश्यूज पहले भी आए हैं, क्योंकि आसाम राइफल्स जो है वो उसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर लिया गया है। मतलब उसको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर स्पेशल पावर्स दी गई हैं, जिसमें एक मिलिट्री फोर्स को या पैरामिलिट्री फोर्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिलती है, जैसे कि वो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, वो विदाउट वारंट लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, वो विदाउट परमिशन लोगों के घरों में बेसिकली सर्च रेस्क्यू ये सारे ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, थोड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स हैं, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी वाद विवाद हुआ है पहले। ठीक है, तो एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी मिलती है असम राइफल्स में काम करने वाले लोगों को, कंसिडरिंग कि ये बहुत ही, आप बोल सकते हो, डिस्टर्ब्ड एरियाज में तैनात होते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी लाने के लिए उनको एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मतलब हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये तो थी हमारी पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ट्रेड डील टॉक्स बैक ऑन ट्रैक एंड लेड इन यूएस नेक्स्ट वीक। बेसिकली जो अभी ट्रम्प टैरिफ का पूरा गेम चल रहा है, जो ट्रम्प जी ने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी सारे देशों पे आप देखोगे एक्स्ट्रॉर्डनरी टैरिफ्स लगा दिए हैं। और ऑब्वियसली इससे अगर आप देखोगे वर्ल्ड का जो ओवरऑल व्यापार है, उसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसी में इंडिया और यूएस के बीच के रिश्ते जो हैं उनको थोड़ा सा बेटर करने के लिए ये एक मीट रखने की बात हो रही है। इसमें से बस यही काम का था। ये थर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो है कि बेसिकली आपको पता है कि एक तो गाज़ा और इज़राइल का वॉर चल रहा है, और दूसरा आपको पता होगा कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान जो है उसमें भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान एरिया से। तो ये बलूचिस्तान एरिया क्या है? तो अगर मैं पाकिस्तान का मैप बनाऊं तो उसमें ये वाला जो नीचे वाला जो एरिया होगा, जो कि अपना, जहाँ पे कराची पोर्ट के आसपास जो अरेबियन सी से टच करता है, वो वाला जो इनका एरिया है वो बेसिकली बलूचिस्तान का पार्ट है। और बलूचिस्तान के लोग अभी अपने आप को सेपरेट करने की बात कर रहे हैं। मतलब
यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने आप को एक सेपरेट कंट्री बनाने की गुहार कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और उसी में आप देखोगे एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो इस पूरे मूवमेंट को फ्रंट पे लीड कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान चाहता है कि इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए, और यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसा एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करी गई थी। बट आप देखोगे कि उसने जो ये लाया था रेजोल्यूशन, उसको यूएस, यूके और फ्रांस तीनों ने भी सपोर्ट नहीं किया है। तो इस पूरी न्यूज़ का सिर्फ इतना ही कहना है जो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम नीचे आएंगे तो इसमें से हमारे काम की इन्फॉर्मेशन एक ये वाली है। ये एक्चुअली में ये ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या है हम देखना ही भूल जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए काम की है क्योंकि ये हमें बता रही है कि कैसे जो हमारे राज्य हैं, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, उनका जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर मैं कर्ज का प्रपोर्शन उस राज्य की जीडीपी से देखूं तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उनकी जो हेल्थ है ना वो इतनी अच्छी रही नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया है कि टॉप 5 राज्य कौन से हैं जिनका कर्ज उनके जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत हाई है। तो सबसे ऊपर है पंजाब, फिर है छोटा सा राज्य नागालैंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है हिमाचल और फिर है बिहार। इसमें से जो मुझे लगता है पंजाब, बंगाल और बिहार तो फिर भी एक्सपेक्टेड था, ठीक है, लेकिन हिमाचल और नागालैंड एज सच एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो ये बेसिकली एक क्या की ऑडिट हुई थी, क्या की रिपोर्ट हुई थी, उसके अंदर ये सामने आया है कि जो राज्यों का कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट सारे राज्यों का कर्जा अगर अपन देखें पिछले 10 सालों में लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। तो वो काफ़ी एक सोचने की बात है। देखो यहाँ से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मुझे एक बात बताओ कि राज्यों का कर्जा क्यों बढ़ेगा। राज्यों का कर्जा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि या तो उनकी आमदनी कम हो रही है या उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। अब अगर आप राज्यों की आमदनी देखोगे तो आमदनी जनरली राज्यों की कम होती नहीं है, वो सेम ही रहती है। तो क्या बढ़ जाते हैं उनके खर्चे। तो जिस भी स्टेट्स में जनरली इलेक्शंस देखे जाते हैं वहाँ पे क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जाते हैं सरकारों द्वारा, लोगों को लुभाने के लिए, वोट देने के लिए, आप देखोगे ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जाते हैं, तो जनरली आप देखोगे कि खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ इन 5 राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य थे जिन्होंने पिछले 2 सालों में कोई ना कोई चुनाव देखे। तो आपको अपने आप गणित समझ में आ जाएगी कि क्यों इन राज्यों में खर्चे बढ़े हैं, ठीक है। और खर्चे बढ़े हैं तो फिर कर्जा लेना पड़ा है। फिर इसके बाद हमारे पास जो काम की न्यूज़ है वो बेसिकली सेकंड पेज अगर आप देखोगे तो वो तो कंटिन्यूएशन होता है पहले पेज का। ये इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इसमें से हमारे काम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड पेज पे। थर्ड पेज भी आप देखोगे सिटी की न्यूज़ होती है। तो ये दिल्ली का न्यूज़पेपर है, तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली रिलेटेड न्यूज़ है। बेसिकली डीयू में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में है। एज सच आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वो इंटरेस्टिंग रीड है, बट हमारे मतलब कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला न्यूज़ नहीं है। इसी के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे एक न्यूज़ आया है अबाउट दिस 2700 करोड़ का घोटाला या पॉन्जी स्कीम। ये बेसिकली एक धोलेड़ा नामक स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, और उस धोलेड़ा नामक स्मार्ट सिटी में लोगों से बहुत सारे निवेशकों से, लोगों से पैसे लिए गए थे कि ऐसा एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें आप प्लॉट्स खरीद लीजिए। और ये पूरा का पूरा एक स्कैम पाया गया इन दी एंड, एंड इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। तो उसी से रिलेटेड अभी कुछ अरेस्ट भी चल रही हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि धोलेड़ा स्मार्ट सिटी एक स्कैम या घोटाला या पॉन्जी स्कीम अभी मार्केट में चल रही है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट, सरकार और पॉलिटिक्स के बारे में होता है। इसमें जनरली हमारे एज सच कोई काम का है नहीं, बस इसमें ये न्यूज़ एक काम की है जो किसी भी पेपर में आप एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हो। वो ये है कि कैसे कैग जो है वो खुद भी, मतलब हमारा जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है, जो बेसिकली सरकार के ऊपर निगरानी रखता है, उनकी फाइल्स को ऑडिट करता है। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म या कोई कंपनी होती है, उसकी फाइल्स को ऑडिट कौन करता है, जनरली एक सीए ऑडिट करता है। वैसे ही जो सरकारी विभाग है, सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, कार्यालय हैं, उनकी भी ऑडिट होती है, और उनकी ऑडिट जनरली कौन करता है, कैग, ठीक है। तो ये जो कैग नामक बॉडी है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये भी अब स्मार्ट बन रही है। तो ये भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए क्या कर रहे हैं, इसको ऑडिट करने में यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक
तो वो जब ऑडिट करेंगे तो वो ज़्यादा ऑडिट कर पाएंगे। अभी क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड डिपार्टमेंट, लिमिटेड कार्यालय ही ऑडिट हो पाते हैं, क्योंकि कैग के पास इतना समय नहीं है कि वो सारी फाइलों को ऑडिट कर सके। बट जहाँ पे आप मशीन ले आओगे तो वहाँ पे फिर आप ज़्यादा काम कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है, इससे जो नंबर ऑफ स्टेट्स कवर्ड होती है, राज्य कवर्ड होती है, वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ आप देखोगे, कम मैन पावर में ज़्यादा काम कर पाएंगे। चौथा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की, है ना। टाइम बचत होगा, वो लोग और भी चीज़ें चेक कर पाएंगे, टाइमली ऑडिट्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स या त्रुटियां भी पकड़ पाएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हो, हमें बहुत सारे फायदे हैं अगर कैग जो है अपनी वर्किंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपको लगेगा वैसे तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बट ये वाला, यहाँ पे बेसिकली जो राजस्थान में अभी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं जो हुई थी, उनको लेके जो घोटाले हुए थे, उनको लेके जो स्कैम्स हुए थे, जो त्रुटियां पाई गई थी, ऐसा नहीं है कि राजस्थान अकेला राज्य है जहाँ पे ये सब हो रहा है, ये कोई गर्व की बात नहीं है, पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा देखा गया है। जैसे आपको पता होगा कि 2018 के आसपास, 2018 की जो भर्ती हुई थी, उसमें बहुत बड़ा घोटाला पाया गया था, जहाँ पे राजस्थान के एक एमएलए थे उस समय के। ठीक है। उनके बेटे, बेटी, दामाद और उनके बहू चारों का सिलेक्शन उस साल हुआ था, उस समय की आरएएस की भर्तियों में, और उनके काफ़ी अच्छे नंबर इंटरव्यू में पाए गए थे। और मतलब ऐसा कहा गया था, एलिगेशन, उसके बाद उसकी प्रॉपरली आप देख सकते हो कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है, बट ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे कि यहाँ पे नेपोटिज्म हुआ है। वैसा ही कुछ आप देखोगे छत्तीसगढ़ में अब देखने को मिला है, जहाँ पे जो फॉर्मर आप बोल सकते हो आईएएस ऑफिसर थे, जो उस समय छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को लीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके संबंध जो हैं उनके पर्सनल संबंधों की वजह से कई लोगों का सिलेक्शन देखा गया है सर्विसेज में, जो कि ऑब्वियसली एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरिट जो होती है उसको ये दरकिनार करता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का ही कंटिन्यूएशन है, बट यहाँ पे एज सच आपके काम की अगर मैं बात करूँ तो कुछ है नहीं। रीडिंग कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे बिहार में नई 2 अमृत ट्रेन शुरू करी जाएंगी, अभी ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब शुरू होंगी तब शायद पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने बोला है कि अपॉलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लैशी हो, सोशल मीडिया पे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफआईआर के लिए मतलब आपकी एफआईआर को दरकिनार कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट ये ऐसे एज सच कोई काम की न्यूज़ है नहीं। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जो कि बेसिक एक्सप्रेस नेटवर्क के नाम से आता है पेज, इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। एक ही सुधांशु शुक्ला जी की इन्फॉर्मेशन है कि उनको बेसिकली सम्मानित किया गया था, बट सुधांशु शुक्ला जी अपने आप में, उनके बारे में ऐसा सच यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए ये न्यूज़ काम की नहीं है। पर इसके नीचे वाला एक आर्टिकल है, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है। वो बेसिकली लिखा है कि कैसे राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसने अभी एजुकेशन जो बोर्ड्स हैं उनको ये बोला है कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, तो ऐसा नहीं हो कि बच्चे कोचिंग अटेंड करने के चक्कर में जो उनका रेगुलर स्कूल होता है वो ही अटेंड ना करें। तो बेसिकली उनको ये इंश्योर करना है, जैसे राजस्थान में राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, आरबीएससी है, तो उनको ये बोला गया है कि इंश्योर करो कि कोचिंग के चक्कर में बच्चे रेगुलर स्कूल्स मिस ना करें। ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पेज अगर आप देखोगे तो ये सबसे काम का पेज होता है, वो होता है एडिटोरियल, क्योंकि इसको पढ़ने से एक तो पहली बात आपको किसी भी टॉपिक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो लिखते हैं, और दूसरा होता है ये जो एडिटोरियल है, इसको अगर आप देखोगे पढ़ने से आपका किसी का अगर हिंदी खराब है तो उनका हिंदी सुधर जाता है हिंदी न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पढ़ के, और किसी का इंग्लिश खराब है तो इंग्लिश सुधर जाता है। ठीक है। आज के एडिटोरियल्स में अगर आप देखोगे तो 3 बड़े न्यूज़ आइटम्स हैं। एक तो उन्होंने नेपाल के बारे में बताया है कि नेपाल में एक्चुअली चल क्या रहा है, तो इस एडिटोरियल को हम यहाँ ना करके हम नेपाल प्रोटेस्ट पे एक सेपरेट पूरा वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में नेपाल में चल क्या रहा है। ठीक है, ताकि आप अप टू डेट रहो करंट न्यूज़ से, करंट इवेंट से। दूसरा यहाँ पे बोल रखा है डॉलर और रुपी के बारे में, कि कैसे रुपी जो है वो लगातार आपको पता है कमज़ोर होता जा रहा है। रुपी कमज़ोर क्यों होता है, इसको जब भी रुपी कमज़ोर होता है तो हम इसको डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। ठीक है।
मतलब डॉलर के मुकाबले में रुपी जो है वो कमज़ोर हुआ है, तो हमारा जो सामान है डॉलर महंगा हो गया है और रुपी सस्ता हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो और महंगे हो जाते हैं, जो हम आयात करते हैं बाहर के देशों से, क्योंकि उसके लिए तो हमें बाहर डॉलर खर्च करना पड़ता है। जहाँ हमें पहले $1 खर्च करना पड़ रहा था, वहाँ पे अब हमें $2 खर्च करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा आयात जो है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। और ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से आप कहीं ना कहीं देखोगे रुपी और कमज़ोर पड़ गया है ना। तो इन्हीं सब कारणों के कारण आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है स्लाइडिंग करेंसी, मतलब करेंसी कैसे नीचे जा रही है। और तीसरा जो आर्टिकल है इसमें वो है बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अभी जो लास्ट टाइम जब आर्टिकल्स आए थे वो तब थे जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, है ना। जब हमारे अटैक हुए थे उस टाइम फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। और तब भी बार बार ये डिमांड चल रही थी कि इस ट्रीटी, इस समझौते को हम लोगों को वापस से रीनिगोशिएट करना चाहिए, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो एक बार हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूं तो ये 1960 में, ये सारे पॉइंट्स आपके आर्टिकल से ही लिए गए हैं। 1960 में उस समय जो अयूब खान जी थे पाकिस्तान से और इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। जैसे कि समझौते के नाम से समझ में आ रहा है, ये इंडस वाटर मतलब हमारी जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन नदियां, और ये तो सहायक नदियां हो गई, और ये जो इंडस नदी है जो हमारी मेन नदी है, उसके पानी को यूज़ करने के ऊपर हुआ था। तो इसमें इंडिया ने बेसिकली एक उदारू कंट्री जो होती है, एक जेनरस कंट्री होती है, उसका रूप लिया था और बोला था कि हम सिर्फ अपने पास 20% पानी रखते हैं, बाकी 80% हम बेसिकली पाकिस्तान को अलाउ करेंगे कि वो यूज़ करे। ये कैसे होगा, क्योंकि इंडिया ने क्या करा कि जो भी पश्चिमी नदियां थी जैसे इंडस, झेलम और चेनाब, इनका पूरा पानी पाकिस्तान को जाने दिया, और जो सिर्फ पूर्वी नदियां थी रावी, ब्यास और सतलुज, उनके पानी को बोला कि हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये ट्रीटी 1960 में हुई थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इन दो देशों के बीच में बहुत सारे आप देखोगे रिश्ते खराब करने वाले पॉइंट्स आए हैं, युद्ध भी हुए हैं, प्रॉपर वॉर्स भी हुए हैं, जैसे 1999 का कारगिल का वॉर हुआ है। उसके बाद हम पे आतंकी हमले भी हुए हैं, जैसे मुंबई अटैक हुआ था, पुलवामा हुआ था, उरी हुआ था। तो ये बार बार कहा गया था कि जब कोई देश हम पे इतना हमला कर रहा है, हमारा खून बहा रहा है, तो हम उसको पानी क्यों दे। तो मोदी जी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। और अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। बट यहाँ पे अब जो डिमांड उठ रही है वो ये है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस की डील कर ली है, ठीक है। तो और पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये फिर से डिमांड आ रही है कि क्यों ना हम इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर से रीनिगोशिएट करें, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। इसमें अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। एक आपको पता होगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसने बेसिकली बताया था कि कैसे जो अडानी कंपनीज हैं, है ना, उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करके काफ़ी फ़ायदे लिए हैं और अपने मार्केट में शेयर प्राइसेस जो हैं वो भी ऊंचे उठवाए हैं। तो ये सब उसमें एलिगेशंस लगाए गए थे, बट कहीं ना कहीं सेबी ने काफ़ी सारे एलिगेशंस को दरकिनार कर दिया है और उन्होंने बोला है कि नहीं, ये अडानी क्लीन चिट पाया गया है, और कुछ एलिगेशंस पे अभी भी आप देखोगे तो जांच जारी है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता था उसके लिए था ये कि भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट, क्योंकि अभी के न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट फेमस हुई थी। फिर एक ये वाला केस है, ये भी बहुत पुराना केस है। ये एक्चुअली जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी, ठीक है, आपको पता होगा कि टेलीकॉम कंपनीज भी बहुत सारे कर्जों से गुजर रही है। अगर आप इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज की बात करोगे तो ले दे के 2-3 ही बची हैं, जैसे एक तो वोडाफोन आइडिया हो गई, वीआई, ठीक है, एक आपका भारती एयरटेल हो गई और एक आपकी जियो। तो इन कंपनीज के बहुत सारे कर्जे क्यों हैं, क्योंकि एक तो आप देखोगे टेलीकॉम का नेटवर्क बनाना ही, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही बहुत कॉस्टिंग लगती है। दूसरा आप देखोगे
कि ये कंपनीज़ हैं इन्होंने बहुत सारा पैसा, स्पेक्ट्रम जो एलोकेशन होता है जैसे 4G 5G, उसमें बहुत सारा पैसा लिया था, मतलब देना पड़ा था इनको। और तीसरा होता है इनका खुद का मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्होंने बेसिकली कुछ कुछ केसेस लगाए थे। इनमें कुछ केसेस आप देखोगे सरकार जो इन पे टैक्स लगाती है उसको लेके भी हुए थे, क्योंकि ये कंपनीज बोल रही थी कि सरकार बेसिकली वाजिब टैक्स नहीं लगा रही है। और टैक्स जिस चीज़ पे लगता है, देखो टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे लगता है, तो ये जो इनकम का कैलकुलेशन था इसको लेके आप देखोगे सरकार और इन कंपनीज के बीच में सॉर्ट ऑफ एक टसल चल रहा था। ठीक है, और यहीं पे एक शब्द आता है AGR। ठीक है, ये AGR क्या होता है, बेसिकली एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ग्रॉस रेवेन्यू मतलब इनकम और एडजस्टेड मतलब कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। तो इस AGR को लेके बात चल रही थी कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। तो आप अब मुझे एक चीज़ बताओ, सपोज करो कि आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और आपने उसमें जियो की सिम ली है। ठीक है, तो जियो वाले ये कह रहे हैं कि हमने मोबाइल बेचा, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि हमने जो सिम बेची है, और सिम में जो आपने उसमें प्लान खरीदा होगा फ़ोन बातचीत वगैरह करने के लिए, नेट वगैरह यूज़ करने के लिए, तो जियो ये बोलता है कि सिर्फ ये वाली जो इनकम है, जो जो आप प्लान्स खरीदते हो, ये हमारा रेवेन्यू है। ये जो फ़ोन बेच रहे हैं ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, सरकार ये कह रही है नहीं, दोनों ही चीज़ों से जो कंबाइंड आपको पैसा मिलेगा वो आपका AGR के अंदर आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखोगे कंपनीज का जो AGR बढ़ा, और AGR बढ़ने से उनको जो टैक्स अमाउंट बढ़ना था सरकार को वो भी बढ़ गया। ठीक है, तो इस वजह से कुछ कंपनीज जैसे वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गई थी कि उनको रिलीफ चाहिए था। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो है अब बातचीत करने को तैयार है, एक मिडिल ग्राउंड लाने को तैयार है, क्योंकि सरकार का भी बहुत सारा पैसा इस पर ब्लॉक्ड है। ठीक है, कोर्ट केस में जाने से, देखो कोर्ट जो होता है ना वो किसी के लिए भी, किसी बिजनेसमैन के लिए एक लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि कोर्ट में चीज़ें सुलझती ज़रूर हैं, बट उसमें इतना टाइम निकल जाता है कि पैसे का शेयर वेस्टेज है। उस पैसे पे आप ब्याज कमा सकते थे, उससे अपनी फैक्ट्री एक्सपैंड कर सकते थे, उससे अपना बिजनेस कहीं और शुरू कर सकते थे, लेकिन वो पैसा ना तो अभी सरकार को मिला और वो पैसा ब्लॉक हो गया है। ठीक है, तो इससे बेटर होता है कि चीज़ें आपस में बातचीत करके सुलझाई जाए। ओके, वैसे ही अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक रिपोर्ट है कि रशिया जो है अभी एक छोटे छोटे लोकलाइज्ड स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में बनाने के लिए बेसिकली ऑफर दे रहा है। ये न्यूज़ जो है सीधे सीधे आपका इस साल का जो RAS का मेंस एग्जाम हुआ था उसमें आपको पता होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इस साल न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बजट में क्या क्या घोषणाएं करी गई थी, है ना, सीधे सीधे एक क्वेश्चन था ये। और उसी आपको पता है कि इस साल जो बजट रिलीज हुआ था, जो इंडिया का बजट रिलीज हुआ था, उसमें ये बोला गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेंशन किया जाएगा। इंडिया में फिलहाल अगर आप अभी देखोगे तो लगभग हमारे पास एक तो 7 पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, मतलब 7 न्यूक्लियर एनर्जी वाले पावर प्लांट्स हैं, जो परमाणु ऊर्जा से चलते हैं वो वाले पावर, जो परमाणु ऊर्जा जनरेट करते हैं वो वाले प्लांट्स हैं। और इसमें रिएक्टर्स देखो, एक तो होता है पावर प्लांट और एक होते हैं रिएक्टर, उसके अंदर जो इकाइयाँ होती है जिनसे वो ऊर्जा जनरेट होगी, तो वो लगभग 22 से ऊपर 24 के आसपास है। ठीक है, तो इंडिया ने इस बार बजट में ये घोषणा करी थी कि एक तो हम ये जो परमाणु ऊर्जा से निकलने वाली ऊर्जा है इसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि इंडिया को अपना पेरिस क्लाइमेट जो समझौता हुआ था उसके अंदर अपने जो वादे हैं वो पूरे करने हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 2050 तक या 2030 तक हम 50% जो भी अपनी एनर्जी जो अपना ऊर्जा का उत्पादन करेंगे वो बेसिकली कोयले और ये नेचुरल गैस वगैरह से नहीं होगा, वो इनके अलावा जो अच्छे सोर्सेज होते हैं, जो क्लीन सोर्सेज होते हैं, जिनसे प्रदूषण नहीं होता है, उन सोर्सेज से निकालेंगे। तो उसमें परमाणु ऊर्जा भी एक हिस्सा रखता है। दूसरी चीज़, अब परमाणु ऊर्जा के लिए क्या होता है, बड़े बड़े रिएक्टर्स बनते हैं। अभी बड़े बड़े रिएक्टर्स के लिए आपको बहुत सारा लैंड चाहिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो इनको बनाने में भी बहुत समय लगता है। तो इसका इंडिया ने एक विकल्प निकाला था इस साल के बजट में। इंडिया ने बोला था हम लोग स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मतलब क्या होता है, या फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ऐसे रिएक्टर्स जो बहुत छोटे से हैं। ठीक है, और वो वहीं फैक्ट्री में बना के अब बस वहाँ जाके इंस्टॉल कर दो और छोटे से एरिया को पावर दे सकते हैं। तो ऐसे स्मॉल पावर प्लांट्स को हम बढ़ोतरी देंगे। तो अब ये अच्छी बात है कि रशिया हमको ये ऑफर दे रहा है कि हम आएंगे और आपके यहाँ हम ये पावर प्लांट्स बेसिकली लगाएंगे। ठीक है,
फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर। तो इसमें बेसिकली एक ये मुझे लगा था सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल शायद यही है कि ट्रम्प और जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है और चाइना, जिनको हम जनरली अपोजिट साइड ऑफ द टेबल पे देखते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, और एक्चुअली इन दोनों की लड़ाई में पूरा वर्ल्ड जो है वो पिस गया। और अब ये दोनों तो आपस में समझौता कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों नेक्स्ट वापस साउथ कोरिया में मिलेंगे और अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं बीच में। लेकिन ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, हम फंस गए, ठीक है। तो ये एक आप बोल सकते हो हैरान करने वाली बात है। और ये वापस से जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं, उनमें एक कहावत होती है कि आपका कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता, उस चीज़ को सिद्ध करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक न्यूज़ आई है जहाँ पे ये बोला गया है कि जो इजराइल और गाज़ा के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसको बेसिकली एक तरह से विराम लगाने के लिए सीज फायर की बात की जा रही थी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से एक प्रस्ताव रखा गया था, एक रेजोल्यूशन रखा गया था, बट यूएस ने, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो इन देशों में 5 देश कौन से हैं? ये वही 5 देश हैं जिन्होंने बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। तो इसमें आपका यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, ठीक है, और यूके, ये वाले देश आते हैं। तो ये इनके पास एक स्पेशल पावर होती है वीटो, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएस ने फिर से सीज फायर करने से मना कर दिया है, ठीक है। और उल्टा मतलब वो इजराइल जो ये ऑफेंसिव तरीके से गाज़ा पट्टी पे कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि हमले कर रहा है, एक तरीके से वहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया है, उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, युद्ध आगे बढ़ता है, ठीक है। नेपाल के बारे में अलग से हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, तो आई थिंक उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये पता है इतनी छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता हो कि चाइना मार्केट में क्यों डोमिनेट करता है, तो अब आपको इस न्यूज़ आर्टिकल से पता लग जाएगा। आप आज के टाइम पे, चाहे आपका फ़ोन हो, टैबलेट हो, स्मार्ट गॉगल्स हो, वॉचेस हो, सब में ना एक छोटे छोटे कुछ कुछ तरीके के मेटल्स लगते हैं, ठीक है। और इनका नाम होता है रेयर अर्थ मेटल्स। क्या होता है इनका नाम? रेयर अर्थ मेटल्स। ये जो मेटल्स हैं, आप ये मान के चलो, इनका 97% विश्व का जो सप्लाई है, ठीक है, वो बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? चाइना। तो क्या होता है कि जब भी चाइना के ऊपर कोई टैरिफ लगता है या चाइना से कोई दुश्मनी लेता है, चाइना सीधे सीधे ये जो वो निर्यात करता है ना, इस पे रोक लगा देता है। और अपने आप सारी चीज़ें इंक्लूडिंग योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपकी बैटरी, सब इतनी महंगी हो जाती हैं कि उस देश को वापस चाइना के साथ समझौता करने आना पड़ता ही है, ठीक है। तो ये जो चाइना का कंट्रोल है, अंतर्राष्ट्रीय जो सप्लाई चेन्स हैं इस मेटल्स की, छोटे छोटे मेटल्स की, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए अब बाकी कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन होगा, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब उनके यहाँ पे भी इस रेयर अर्थ मेटल्स की उत्पादन की फैसिलिटी हो, ताकि कल को वो अपने डिसीजंस चाइना से इंडिपेंडेंटली ले पाएं, उनको बेसिकली अपने हित में जो है वो कर पाएं, और चाइना के आगे उनको घुटने ना टेकने पड़े, ठीक है। फिर जैसा कि मैं आपको अभी बता रही थी कि सऊदी और पाकिस्तान में एक डील हुई है डिफेंस को लेके। देखो, पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने नाटो शब्द का नाम बहुत सुना होगा, स्पेसिफिकली रशिया, रूस और यूक्रेन के वॉर में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन को कौन कंट्रीज हेल्प कर रही हैं? यूक्रेन को कहीं ना कहीं जो नाटो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो नाटो समझौता का हिस्सा हैं, वो कंट्रीज हेल्प कर रही हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम होता है इसका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो आपका अटलांटिक महासागर है, उसका जो नॉर्थ अटलांटिक वाला पोर्शन है, उसकी एक समझौता है ये, और उसी का एक संगठन है। इस संगठन में अगर आप देखोगे, ये लिखा जाता है, बेसिकली ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम पे हुआ था, जब पूरा विश्व जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक रशिया वाला हिस्सा और एक यूएस वाला हिस्सा, ठीक है। तो यूएस से जो रिलेटेड सारी कंट्रीज थी या जो देश थे, उन्होंने नाटो साइन किया था, और रशिया वाले देशों ने एक अलग ट्रीटी साइन की थी जिसको हम वॉरसॉ पैक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वॉरसॉ पैक्ट, ठीक है। तो जो यूएस के सपोर्टेड देश थे, उन्होंने तो नाटो साइन किया,
और जो रशिया वाले देश थे उन्होंने वॉर्सो पैक्ट साइन किया। ये कब की बात कर रही हूँ मैं? कोल्ड वॉर के टाइम की। कोल्ड वॉर क्या था? वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद एक्चुअल कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ था, बट ये दो ब्लॉक्स बन गए थे, पूरा विश्व इन दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था 1945 से लेकर 19 कहीं ना कहीं 92 तक। जब आप देखोगे यूएसएसआर जो था वो पूरी तरीके से ध्वंस नहीं हो गया था। मतलब पहले रशिया रशिया नहीं था, पहले यूएसएसआर था, ठीक है। तो यूएसए का अलग ब्लॉक था और यूएसएसआर का अलग ब्लॉक था, लेकिन यूएसएसआर के ब्लॉक में कौन सी कंट्री लीड कर रही थी? रशिया, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखोगे नाटो बनता है एज अ संगठन। इस नाटो में एक चीज लिखी गई थी कि कभी भी एक कंट्री पे अगर युद्ध होता है या एक कंट्री पे कोई अटैक करने की कोशिश करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि सभी देशों पे अटैक हुआ है और सारे देश उस कंट्री को हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। और यही चीज आप देखोगे वो लोग अब यूक्रेन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई आप देखोगे यूएस और उसके सपोर्टेड जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं, वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। ऐसी ही कुछ भाषा अभी सऊदी और पाकिस्तान की डील में लिखी गई है। इसमें बेसिकली ये लिखा गया है कि इन दोनों देशों में से अगर किसी भी एक देश पे अटैक हुआ तो ये माना जाएगा कि उन दोनों पे अटैक है और वो दोनों ही कंट्रीज उस देश को बचाने के लिए आगे आएंगी। तो ऐसी डील होना हमारे पड़ोसी देश की, एक ऐसे देश के साथ जिसके साथ इंडिया अपने रिलेशंस को और मजबूत करना चाहता है। आपको पता है कि इंडिया और सऊदी अच्छे रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं। सऊदी एक फ्यूचर सिटी बनाना चाहता है, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड हो। वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वो इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा के अपनी जो ट्रेड है उसको $100 बिलियन के पार ले जाना चाहता है। तो जब ऐसी चीज़ें इंडिया और सऊदी के बीच में चल रही हैं, फिर आप देखोगे अगर ऐसी कोई डील आ जाए हमारे पड़ोसी देश के साथ, ठीक है, तो वो इंडिया के लिए सॉर्ट ऑफ एक अपन बोलते हैं ना वॉच आउट फैक्टर है कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि आगे ऐसा नहीं हो कि इस डील की वजह से हमें कोई नुकसान हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखोगे तो ये तो एक मतलब इंटरव्यू था और उसके बाद स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आता है। इसमें एज सच अभी के लिए हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आप देखोगे हमारा इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर था वो ख़त्म होता है और लगभग 27 पेज हमने पढ़े। अब आगे जो न्यूज़पेपर्स हैं आप देखोगे हमने काफ़ी सारी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और कुछ कुछ जो अलग से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आप देखोगे दैनिक भास्कर या पत्रिका में आए हैं वो हम अभी देखते हुए चलेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर अखबार में यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी जो बाकी किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं थी। वो थी कि कैसे जो अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील्स होती हैं, रक्षा खरीद की जो डील्स होती हैं, उसमें सरकार अब किसकी तरफ जा रही है? आत्मनिर्भरता की तरफ। सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हो, कंट्री के भीतर हो, और इसीलिए वो इंडियन कंपनीज को, स्टार्टअप्स को प्रमोट दे रही है कि आप डिफेंस सेक्टर में खुद से इन चीज़ों का उत्पादन कीजिए ताकि बाहर जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पे वो कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे फिर एक छोटा सा आर्टिकल है। बेसिकली हुआ क्या था कि जो अपना जो बुकर पुरस्कार होता है ना, उसकी एक विजेता हैं, लेखिका रही हैं, मशहूर हैं वो, बानो मुश्तक जी। तो उनको अभी मैसूर के दशहरा मेले में इनवाइट किया था एज अ गेस्ट, और उसको लेके काफ़ी सारे लोगों ने पिटिशंस लगा दिए थे कि रिलीजन मतलब अलग है, फिर क्यों इनवाइट किया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो एक सरकारी फेस्टिवल के जैसा है जिसपे सभी का आने जाने का हक है, ठीक है। तो ये तो था आपका दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज। तो आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि एक्चुअली में आर्टिकल्स इतने बड़े नहीं है जितना आपको लगता है ये पेपर। इट्स जस्ट कि थोड़ा अगर हम समझ से पढ़े तो आप 4 पेपर्स भी 1 घंटे से कम के अंदर कर सकते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट पेज पे तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, बट अगर आप तीसरे पेज पे जाओगे तो आपको जीएसटी के बारे में यहाँ न्यूज़ देखने को मिलेगी। और आपको जैसा कि पता है कि अभी हमारी सरकार ने जीएसटी 2.0 या जिसको नेक्स्ट जेन जीएसटी भी कहा जा रहा है, किसको क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट जेन जीएसटी, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीएसटी है वो लाया गया है। तो ये जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिफॉर्म्स है क्योंकि यहाँ पे 22 सितंबर से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो आइटम्स हैं उनकी जीएसटी दरें कम हुई हैं, ठीक है, और आइटम सस्ते होने वाले हैं। तो एक तरीके से दिवाली का गिफ्ट कहा जा रहा था सरकार की तरफ से लोगों को। तो इसी के सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि मतलब सरकार में जो जीएसटी के विभाग है, उनके कर्मचारी हैं,
वो जाके ये चेक करेंगे कि जिन भी आइटम्स पे जीएसटी कम हुआ है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक तरीके का टैक्स होता है। पहले के ज़माने में जैसे जब आप कोई सामान खरीदते थे तो उस पर सेल्स टैक्स, वैट, जो अभी भी आप देखोगे अल्कोहल दारू वगैरह पे लगता है ना, तो सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, ये सब लगता था। तो अब इन सारे टैक्सेस की जगह अब आप जब खाना खाने जाते हो कोई रेस्टोरेंट में, सिर्फ आपको एक वहाँ पे नीचे आपके खाने के बिल के नीचे एक टैक्स नज़र आता है जिसको वो लोग जीएसटी लिखते हैं। और वहाँ पे जनरली वो क्या करेंगे, उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसे करके बराबर बराबर होता है, ठीक है। 2.5% इधर ले लेते हैं, 2.5% इधर ले लेते हैं, मतलब 2.5% आपका सेंटर में जा रहा है, 2.5% आपका स्टेट में जा रहा है। तो सपोज करो अगर आपने खाना खाया 100 रुपये का, तो इस पर 5% का जीएसटी लगता है, ठीक है। तो 5% मतलब कितना हो गया? 5 रुपये। तो आपके 2.5 रुपये सेंटर के पास जाते हैं और 2.5 रुपये स्टेट के पास जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इसकी रेट जो है वो 5% से सपोज करो 2% हो जाए तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। अल्टीमेटली पहले जहां आपको 105 रुपये देने पड़ रहे थे, 100 रुपये तो खाने के और 5 रुपये टैक्स के, अब आपको सिर्फ 102 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आपका सामान तो सस्ता हुआ ना। तो यही चेक करने के लिए कि सरकार ने तो रेटें कम कर दी, बट क्या व्यापारी अपने सामान की रेटें कम करेंगे? क्या कंपनीज अपने सामान की रेटें कम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? लोगों तक ये जो टैक्स की कमी हुई है, जो टैक्स में आप देखोगे एक डिक्लाइन देखने को मिला है, उसका लाभ लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसको देखने के लिए आप देखोगे सरकारी कर्मचारी जीएसटी के वो मार्केट में जाएंगे, चेक करेंगे, और जो ऐसा नहीं करेंगे फिर उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। अब इसी में एक छोटी सी न्यूज़ आर्टिकल वो ये वाला था कि जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और आपको पता है बैंक में क्या होता है, जब आप पासबुक निकलवाते हो तो उसके अलग पैसे लगते हैं, आप एक्स्ट्रा चेकबुक मांगते हो उसके अलग पैसे लगते हैं, आपको मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो उसकी कुछ फीस या शुल्क लिया जाता है। तो ये सारी शुल्क को कम करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को कहा है, ठीक है। तो ये अच्छा ही होगा, अगर ऐसा बैंकें कर लेती हैं तो हमें ही फ़ायदा होगा। इसके बाद सिटी न्यूज़ है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट जनरली नहीं रहता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप बस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट 1 घंटे के अंदर अगर आपको 4 न्यूज़पेपर करने हैं तो आपको बहुत सेलेक्टिव ही रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट भी आप देखोगे इतना कुछ खास नहीं था। फिर ये तो सिटी और टेक्नोलॉजी और गैजेट वाला पोर्शन होता है, तो इसमें तो अगर आपको जानना है कि भाई स्मार्ट ग्लासेस कैसे आते हैं, क्या करते हैं, तब आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ एडिटोरियल पेज आता है अभिव्यक्ति वाला। इसके अंदर जो मुझे एक काम का लगा था वो सिर्फ ये वाला आर्टिकल है कि कैसे आप देखोगे गिग वर्कर्स जो हैं, ठीक है, चाइना में भी गिग वर्कर्स हैं और वो अभी आप देखोगे काफ़ी डिफ़िकल्टी में हैं। तो सबसे पहली बात तो ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो, तो आपके घर पे वो जो जोमेटो डिलीवरी वाला जो आपके लिए खाना लेके आ रहा है ना, वो गिग वर्कर का हिस्सा है। आप कैब ऑर्डर करते हो, आप उबर या ओला से कैब लेके जाते हो, तो उसमें ये जो कैब ड्राइवर्स हैं वो किसका हिस्सा हैं? वो गिग वर्कर्स का हिस्सा हैं। तो ये गिग वर्कर्स होते क्या हैं? पहले क्या होता था या आज भी यही होता है, कुछ जैसे एक तो होते हैं प्रॉपर म्यूजिशियंस जो फिल्मों वगैरह के साथ काम करते हैं, तो उनके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैसे आते हैं और ये सारी चीज़ें। कुछ आप देखोगे 4-5 लोगों ने ग्रुप बनाया और वो अलग 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 जगह जाके बस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो वो परफॉर्मेंस देते हैं इसको म्यूजिक के वर्ल्ड में गिग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिग्स। और यहीं से ये गिग वर्कर्स है ना, इसका कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली ऐसे लोग जो किसी एक कंपनी में आप देखोगे प्रॉपर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब वो स्थायी एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, स्थायी कर्मचारी नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, अस्थायी टाइम के लिए काम कर रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और जैसे मतलब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, उनको कोई प्रॉपर परमानेंट जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे अगर आप प्रॉपर कोई कंपनी में काम करते हो तो आपको पेंशन, प्रोविडेंट फंड है ना, मेडिकल लीव, सिक लीव और हॉलीडेज, ये सब मिलता है। पर आप देखोगे कि गिग वर्कर्स जो होते हैं वो प्रॉपर एम्प्लॉय नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो उनको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो ऐसी एक व्यवस्था जहाँ पे कर्मचारी जो है वो कोई परमानेंट या स्थायी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सेवाएं दे रहे हैं और उस सेवाएं के बदले वो पैसे ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो फ्रीलांसिंग वर्क की तरह, ठीक है। तो उसको वो लोग गिग वर्कर्स कहते हैं। अभी गिग वर्कर्स क्या है, आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ साल पहले एक 4 लेबर कोड आए थे, है ना, और उन लेबर कोड्स में सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे पास थी वो यही थी कि अब ये जो बढ़ते हुए वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें।
क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर कंपनी में काम करते हो, छोटी हो या बड़ी, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप गिग वर्कर्स की तरह काम करते हो तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। पर इससे क्या होता है, सरकार के ऊपर जो बर्डन होता है ना वो बढ़ जाता है कि कल को आप बीमार होगे, फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बर्डन बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता अपनी कंपनी की तरफ से तो क्या होता है, एक अच्छे अस्पताल में आपको टाइमली इलाज मिल पाता। ठीक है, तो ये समस्या सिर्फ इंडिया में नहीं है, इनफैक्ट विश्व में आप देखोगे कि गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, गिग वर्कर्स के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। इसमें फायदे क्या होते हैं कि भाई जो बंदा है जो गिग वर्कर्स का काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये अमेजोन वाला, वो हो सकता है कि सिर्फ 3 घंटे ही अमेजोन के पार्सल्स का डिलीवरी करता हो, दिन में वो स्विगी या कोई और कंपनी के पार्सल्स का डिलीवरी करता हो, और शाम को हो सकता है वो 4-5 घंटे के लिए और कहीं नौकरी कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली वो सारे जो जितने भी वर्कर्स हैं ना वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये फायदा है। कंपनी की तरफ से मैं देखूं तो कंपनी में क्या होता है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। जहां आपको एक स्थायी एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते, छुट्टियां देनी पड़ती, वहीं आपको ना तो इन वर्कर्स की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है, ना ही इन वर्कर्स को ज्यादा इनकम देनी है, और आपका थोड़े टाइम के लिए, ऐसे सपोज करो कि दिवाली के टाइम पे आपको ज्यादा डिलीवरी वाले चाहिए, तो इजीली आप इनको हायर और फायर कर सकते हो। तो कंपनी के लिए भी फायदा है। और नुकसान हमने पहले देख लिया कि इन वर्कर्स को कोई सिक्योरिटी मिलती नहीं है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह, तो इनकी जॉब हमेशा खतरे में है, कभी भी निकाले जा सकते हैं। और कंपनी के लिए भी नुकसान ये है कि ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, मतलब इनकी 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे अगर इनको छोड़ के जानी है जॉब, है ना। तो उनके लिए भी क्या है, फिर एक तरीके से नुकसान है अगर आप फ्यूचर में एक्सपैंड करने का सोच रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा गिग वर्कर्स के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन हमने इसको टोटल पूरे अच्छी तरीके से देख लिया कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं। अब इसमें एक ये नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला एक आर्टिकल है, ये मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन लोन्स होते हैं ना उसका जो भुगतान होता है उसमें आप कहीं ना कहीं देखोगे बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। मतलब इंडिया में तो वही प्रॉब्लम चल ही रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एजुकेशन लोन लेते हैं उसके बाद क्योंकि उनकी जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे जॉबलेसनेस का एक सिनारियो है। ठीक है, यहाँ पे जॉब थोड़ा मुश्किल हो रहा है मिलना, तो बच्चे लोग जो हैं फिर वो एजुकेशन लोन तो ले लिया, और वो तो इसीलिए लिया था कि उनको लगा जॉब लग जाएगी तो हमें चुका देंगे, बट अब ये चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति सेम यूएस पे भी देखने को मिल रही है। वहां पे भी आप देखोगे कि जो बच्चों ने एजुकेशन लोन लिए हैं वो अभी पूरी तरीके से चुका नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर वापस से स्पोर्ट्स का सेक्शन है और कुछ पॉलिटिक्स वाला सेक्शन जिसमें नेताओं की भाषणबाजी है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल है, तो वो इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आप देखोगे हमने दैनिक भास्कर, जो कि आपको लगता है कितना बड़ा न्यूज़पेपर है, उसको हमने पूरा फिनिश कर लिया। फिर हम चलते हैं राजस्थान पत्रिका की ओर। तो आप ये देखोगे कि न्यूज़ काफ़ी कुछ अलग है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी न्यूज़ ही इन सारे न्यूज़पेपर्स में अलग होती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। ठीक है, अब इसमें पहले हमने एक न्यूक्लियर एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे रशिया जो है वो इंडिया को ऑफर कर रहा है कि आप ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स परमाणु ऊर्जा के बनाना चाहते हो उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि वो स्मॉल तो नहीं, पर मैंने आपको क्या बताया था कि पूरे इंडिया में 7 ऊर्जा परमाणु वाले प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, इसी में से आपको पता होना चाहिए कि ये 7 पावर प्लांट्स में से एक पावर प्लांट जो है, ठीक है, वो राजस्थान में रावत भाटा में है। तो अब बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक दूसरा परमाणु ऊर्जा का प्लांट भी खोला जाएगा, और इसी की वजह से ऑलरेडी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे है। ठीक है, सोलार ऊर्जा में काफ़ी आगे है, और अब वो परमाणु ऊर्जा में भी बहुत आगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रावत भाटा में भी एक तो नई इकाई शुरू करने की बात की जा रही है, जिससे रावत भाटा की जो परमाणु ऊर्जा की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा आप ये देखोगे कि एक और नई इकाई खोलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बांसवाड़ा में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही वो खुल जाएगी तो राजस्थान काफ़ी आगे हो जाएगा। अगर मैं आपको इंडिया में परमाणु ऊर्जा की बात करूं तो करंटली इंडिया की जितनी भी ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें से करीबन
2.5% जो होता है वो परमाणु ऊर्जा से आता है। कितना? सिर्फ 2 से 2.5%। ठीक है, पर अगर मैं इसको गीगावाट के टर्म्स में देखूं तो लगभग 7 से 8 गीगावाट हमारी क्षमता है उत्पादन की या प्रोडक्शन की। तो ये करीबन 2 से 2.5% आती है हमारी टोटल ऊर्जा का। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी परमाणु ऊर्जा के बारे में। बस इतना ही जानना है, जब प्लांट बन जाएगा तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि तब ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होगी। ठीक है, अभी सिर्फ प्रपोजल है, जब बनेगा तब देखेंगे। ओके, बाकी इसमें अगर आप और गौर से देखोगे तो बस एक ये नाम है सैम पिट्रोडा, इसको आप प्लीज सैम मानेकशॉ से कंफ्यूज मत कर लेना। देखो, 2 अलग अलग लोग हैं, एक है सैम मानेकशॉ और एक है सैम पिट्रोडा। सैम मानेकशॉ बेसिकली हमारे मिलिट्री जीनियस है, ठीक है, जिनकी वजह से इंडिया 1971 का जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ वो जीता था। और इनफैक्ट अभी मूवी भी आई थी इनके ऊपर जिसमें इनका रोल दर्शाया गया था। ठीक है, और इनका रोल किसने दर्शाया था? विक्की कौशल जी ने। ठीक है, तो वो अलग है। और सैम पिट्रोडा ये बेसिकली आप कहोगे जो राजीव गांधी जी की सरकार आई थी उस टाइम पे जितने भी रिफॉर्म्स लिए गए थे, टीवी को लाने का, डिजिटल रिफॉर्म्स लेने का, ब्लैक बोर्ड वगैरह को लाने का, या फिर अमूल जैसी जो डेयरी रेवोल्यूशन था वो सब लाने का, तो उसको एडवाइस करने वाले कौन थे? सैम पिट्रोडा। ठीक है, सैम पिट्रोडा जो होता है जनरली वाद विवाद में रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कटाक्ष टिप्पणियां भी करते हैं, ये कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी होती हैं। तो इन्होंने फिर से ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था कि जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही मुझे घर जैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, दोनों नाम अलग हैं। यहाँ पे एज सच ये पर्टिकुलर एक सिटी के बारे में है, तो कुछ ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। ठीक है, ये फिर से आप देखोगे कि क्या चल रहा है सिटी में, और कुछ क्राइम्स वगैरह के रिलेटेड न्यूज़ है। रणथंभौर एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। ये सारी चीज़ें एज सच कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ जानने के लिए, तो पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि हर जगह ही सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली जैसे जो शब्द हैं वो चल रहे हैं। तो इवन आपको पता है अब नवरात्रि आएंगी, दुर्गा जी के पंडाल वगैरह लगेंगे, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि कैसे हम इसको इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल की तरफ ले जाएं। ठीक है, ये बलूच संगठन वाला न्यूज़ हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, और इसी के बाद यहाँ पे एज सच और कोई न्यूज़ बनती नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जनरली सारी न्यूज़ आपने पढ़ ली हैं, क्योंकि वो पहले 2 न्यूज़पेपर्स में कवर हो गई हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और ये वाली थी कि मैंने जो आपको ये एज सच पहले न्यूज़पेपर्स में इतने ओपनली लिखा नहीं था कि यूएस और चाइना के बीच में ये जो समझौता चल रहा है, ये जो बातचीत चल रही है, उसमें बेसिकली आपको पता होगा कि देखो, ये तो है इतना बड़ा चाइना, और इसके बाद में एक छोटी सी जगह या देश बोल सकते हो, वो आता है ताइवान, है ना। तो चाइना का एक्चुअली में नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, और ताइवान का असली में नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ताइवान जो है वो बेसिकली उसको यूएस का सपोर्ट मिलता रहा है हमेशा से। यूएस ही उसको मिलिट्री और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, और उसको कहीं ना कहीं चाइना के अग्रेशन से बताता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि चाइना और यूएस आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूएस ने बोल दिया है कि ठीक है, हम ताइवान को अब ये मिलिट्री सहायता वगैरह नहीं देंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि विदेशी नीति में अपने हित के लिए सबसे पुराने दोस्त भी कई बार आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ताइवान के लिए अब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चाइना एक तो वैसे ही बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज में भी, साइज में भी, और वो ताइवान पे कहीं ना कहीं आप वो मानता ही नहीं है कि ताइवान एक अलग से देश है, वो अपने ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। तो अब तो ये चीज़ मतलब और ईजी हो जाएगी अगर यूएस ने ताइवान से अपने हाथ खींच लिए। ठीक है, तो यही एक न्यूज़ थी जो काम की लगी थी इसमें से जानने के लिए। फिर अगर आप आओगे बिजनेस के ऊपर, तो देखो बिजनेस में क्या है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे जनरली ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस जो होता है वो ऊपर उठता है। ठीक है, तो ये दिवाली के टाइम पे आपको बहुत सारे आईपीओज आते हुए दिखेंगे मार्केट में। आईपीओ क्या होते हैं? अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आईपीओ ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, जब भी कोई नई कंपनी आती है, ठीक है, और उसको ऑब्वियसली बिजनेस चलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, नई भी नहीं पुरानी कंपनी भी है, अगर उसको पैसे चाहिए तो उसके पास 2 रास्ते हैं पैसे लेने के लिए। या तो वो कर्जे ले ले, कर्जा वो बैंक से भी ले सकती है, अपने रिश्तेदारों से भी ले सकती है, किसी से भी ले सकती है, लेकिन वो कर्जा ले ले। और दूसरा होता है कि अपनी कंपनी की ओनरशिप को थोड़ी कम कर दे, कि मतलब सपोज रिलायंस है, तो
तो रिलायंस में सपोज करो मुकेश अंबानी जी के पास 100% शेयर्स हैं, तो वो बोले कि नहीं, मैं 100% ना रख के मैं 95% अपने पास रखूंगा और 5% शेयर्स जो है वो मार्केट में निकाल देता हूँ, ताकि जब इसको लोग खरीदेंगे तो एक शेयर सपोज करो 100 रुपये का है ना, और मैंने 5 शेयर निकाले तो 500 रुपये, तो मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे, जिससे मेरा काम चल जाएगा। अब यहाँ पे लोग 500 रुपये में नहीं, 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे रुपयों में डील करते हैं, ठीक है। जब भी वो शेयर निकालते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ। तो अभी आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपना विस्तार करेंगी, कर्जा चुकाएंगी, नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेंगी, तो इसके लिए आप देखोगे आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। बस यही आपके आई थिंक काम का था इस पूरी आर्टिकल्स में से। हाँ, तो इसी के साथ पत्रिका प्लस तो आई थिंक आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पत्रिका न्यूज़पेपर ख़त्म होता है, और अब हम आते हैं अपने लास्ट न्यूज़पेपर की तरफ, जो है द हिंदू, ठीक है। अब अगर मैं द हिंदू की बात करूँ, तो इसमें ऐसा कोई भी न्यूज़ आर्टिकल नहीं था जो आपको अब आपने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप खुद अब इसको देखते जाओ कि कैसे हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो पहले से ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये तो स्टेट और वो दिल्ली पॉलिटिक्स वाला न्यूज़ है, तो ये तो वैसे भी आपको पॉलिटिक्स में रुचि है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं लगती है, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी और बीजेपी सरकार, तीनों में अभी कहीं ना कहीं एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ विवाद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि कैसे हमारे इलेक्शंस में वोटों की चोरी वगैरह हुई है, उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया है, और इसको अभी बीजेपी तो ऑब्वियसली अपोज करेगी ही, बट इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रहा है, और वो प्रूफ मांग रहा है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही बॉडी है जो हमारे देश में इलेक्शंस करवाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो तो उनके लिए फिर ये बहुत शर्म की बात हो जाएगी अगर ये सही निकलता है तो, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे नेपाल वाली जो न्यूज़ है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये हम बिल्कुल अलग से लेंगे, तो उसके बाद आपके 5-6 आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सच कुछ है नहीं, और नहीं, तो इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आ चुका है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा पेपर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था वो हमने ख़त्म कर लिया है। ये पहला वीडियो था, तो इसमें कोशिश की गई है कि आपको चारों न्यूज़पेपर में से पढ़ाया जाए, और आगे के लिए भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो सॉल्व किए जाएं, और अब इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप मेरे साथ न्यूज़पेपर्स को ढंग से एनालाइज कर सकें, ठीक है। फिर से मिलेंगे, एंड धन्यवाद।